Yes, today our topic heading is lung cancer. Okay, today we will be discuss regarding lung cancer. What is the lung cancer? तो लंग कैंसर स्पेशली एक डायग्राम बनाएंगे लंग कैंसर को समझने के लिए। और ये है ब्रोंकियाई और इसके इंटरनल लेयर पर है एपिथेलियल सेल और ये स्क्वेमस एपिथेलियल सेल है। कौन सी है? स्क्वेमस एपिथेलियल सेल। अब मैंने पिछली कैंसर्स की क्लासेस में बताया था कि कोई भी एक सेल है, नॉर्मल है, और यदि किसी कारणवश उसके अंदर जीन म्यूटेशन हो जाता है तो वो अपने बाद आने वाली जितने भी सेल डिवीज़न करेगी वो सारी सेल्स कैसी रहेंगी? एबनॉर्मल रहेंगी। और यही एबनॉर्मल सेल्स आपस में ग्रुप कर बना के ट्यूमर का फॉर्मेशन करेंगी। और यदि यही ट्यूमर यदि आगे फैलने के लिए एबल है, ब्लड या लिम्फ स्ट्रीम के थ्रू कहीं और जाकर भी ये स्प्रेड होता है तो उसको अपन कहते हैं मेटास्टेसिस। क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस। या उसको अपन कहते हैं मेलिग्नेंट, राइट? या क्या कहेंगे? मेलिग्नेंट, मेलिग्नेंट, राइट? तो ट्यूमर से यदि मेटास्टेसिस होता है, कहीं और जगह जाके फैलता है तो इसको अपन कहते हैं मेटास्टेसिस या मेलिग्नेंट ट्यूमर, राइट? तो जो नहीं फैलता है उसको हम बिनाइन ट्यूमर कहेंगे, जो फैल जाता है उसको हम मेलिग्नेंट ट्यूमर कहेंगे, और जो फैलता है उसी को हम मेलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसर के नाम से जानते हैं, राइट? अब यहाँ पे है लंग कैंसर। लंग कैंसर मीन्स लंग के अंदर होने वाला कैंसर। तो लंग्स के अंदर जो सेल्स रहती है उनके अंदर कैंसर फॉर्मेशन हो जाना। और लंग्स के अंदर कैंसर जहाँ से आता है, जैसे कि एपिथेलियल सेल्स के अंदर मोस्ट ऑफ चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और वो चांसेस रहते हैं आपके फर्स्ट पैराग्राफ के अकॉर्डिंग चांसेस रहते हैं 90 to 95% चांसेस किसके रहते हैं? एपिथेलियल सेल के अंदर कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। कितने चांसेस रहते हैं? 90 to 90, 90 से 95% चांसेस एपिथेलियल सेल के अंदर कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। अब मैंने आपको जो बुक्स के नोट्स जो हैं, ठीक है, बुक्स के पेज को मैंने स्कैन करके आपको सेंड किया है, और जैसी लैंग्वेज लिखी हुई है बहुत सिंपल लैंग्वेज है, और वैसी ही लैंग्वेज आपको याद करनी है और उसी को समझना है। तो मैंने इस नोट्स के अंदर अंडरलाइनिंग भी कर रखा है कि किन किन लाइंस पे और किन किन वर्ड्स पे आपको फोकस करना है। ओके, अब यहाँ पे मैं पैराग्राफ वाइज आपको मीनिंग समझाता रहूँगा। अब स्टार्टिंग में जो आप लंग्स की हेडिंग जो देख रहे हो, लंग्स कैंसर, और नीचे जो पैराग्राफ लिखा है नोट्स के अंदर, राइट? तो नोट्स के अंदर जो फर्स्ट पैराग्राफ है, और फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन यही लिखी है कि ये लंग्स के किसी भी पार्ट्स में हो सकता है, और दूसरी लाइन इसमें लिखी है कि ये 90 to 95% चांसेस कैंसर कहाँ से आते हैं? एपिथेलियल सेल से कैंसर आते हैं। ओके, और जो एपिथेलियल सेल से 90 से 95% कैंसर जो लंग्स में आते हैं, ये एपिथेलियल सेल्स कहाँ की रहती है? लार्ज या स्मॉल एयरवे। या तो लार्ज एयरवे की एपिथेलियल सेल्स होगी या स्मॉल एयरवे, यहाँ की जो इनकी ब्रांचेस हैं वहाँ के एपिथेलियल लेयर की एयरवे, वहाँ के एपिथेलियल सेल्स का कैंसर, ठीक है? या तो लार्ज एयरवे से है या स्मॉल एयरवे से ये कैंसर लंग्स के अंदर आते हैं। लेकिन ये कैंसर लंग्स के अंदर कहाँ से आते हैं? ब्रोंकियो से आते हैं, ब्रोंकियोल से आएंगे। तो इसीलिए इन तरह के कैंसर्स को हम कहते हैं ब्रोंकियोजेनिक कैंसर या कार्सिनोमा, राइट? ब्रोंकियोजेनिक कार्सिनोमा या ब्रोंकियोजेनिक कैंसर के नाम से जानते हैं। ये आपके फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है। इसके बाद यदि कैंसर प्लूरल कैविटी से आते हैं, ठीक है, प्लूरल कैविटी की भी यहाँ पे जो लेयर्स रहती है एपिथेलियल सिक्रेटरी सेल्स रहती हैं, और यदि यहाँ से ट्यूमर फॉर्मेशन और कैंसर यदि स्प्रेड होता है लंग्स के अंदर तो ये कैंसर जो है वो प्लूरल कैविटी से आते हैं। और इस तरह के कैंसर को हम कहते हैं मिजोथेलियोमाज, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ इसका मीनिंग, मिजोथेलियोमाज। ओके, थेलियोमा वर्ड रिलेटेड टू द लेयर लाइक स्ट्रक्चर, और मिजो मीन्स मिजोडर्म से ये लेयर बनती है, इसलिए मिजोथेलियोमाज, मिजोथेलियोमा, ठीक है? मिजोथेलियोमा के नाम से ये जाने जाते हैं। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया ब्रोंकियोजेनिक कैंसर या ब्रोंकियोजेनिक कार्सिनोमा, और दूसरे मैंने बताया मिजोथेलियोमा कैंसर, राइट? अब हम आगे बढ़ेंगे। कुछ ब्लड वेसल्स वगैरह से भी ये स्प्रेड होते हैं, राइट? अब जो कैंसर हैं ये
प्राइमरी भी हो सकते हैं और सेकेंडरी भी हो सकते हैं। मतलब लंग्स के अंदर खुद यदि डेवलप होता है तो प्राइमरी लंग कैंसर, और कहीं और से सराउंडिंग स्ट्रक्चर से आता है तो वो सेकेंडरी लंग कैंसर के नाम से जाने जाते हैं। ओके, तो ये तो हो गया लंग्स कैंसर का इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन के अंदर आपको इतना यदि आप लिख लेते हो नोट्स में तो ये इनफ है, मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, लेकिन आपको थोड़ा जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जैसे कि एपिथेलियल सेल, ठीक है, जो भी मैंने अंडरलाइन कर रखी है, प्लूरा, मिजोथेलियोमाज, राइट, मेटास्टेसिस, ट्यूमर, ब्रोंकियोजेनिक कार्सिनोमा, ये सारी चीज़ें आपको इंट्रोडक्शन में लिखनी होंगी, तभी जाके एग्जामिनर का जो उसका फोकस है उन वर्ड्स पे रहेगा और उन्हें लगेगा कि आपने स्टडी करी है और आपने ये वर्ड्स याद किए हैं और इसको आप अच्छे से समझते हो। ये एग्जामिनर को विश्वास दिलाना होगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं इटियोलॉजी, राइट। तो लंग कैंसर की इटियोलॉजी क्या है? इटियोलॉजी, तो इटियोलॉजी हम क्या क्या लिख सकते हैं? पहला तो ये कि सिगरेट स्मोकिंग करने से लंग कैंसर होते हैं, सभी जानते हैं, ठीक है। इटियोलॉजी, सिगरेट स्मोकिंग करने से क्या होता है? लंग कैंसर होता है, सभी जानते हैं। तो फर्स्ट इटियोलॉजी क्या होगी? सिगरेट स्मोकिंग, राइट। सेकंड इटियोलॉजी हो सकती है पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग का मतलब यह है कि कोई पर्सन है और वो पर्सन यदि सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है, राइट, और उस पर्सन के साथ यदि कोई दूसरा पर्सन नॉन स्मोकर यदि उसके साथ खड़ा है, लेकिन यहाँ का जो धुआं है यदि इस पर्सन के नेजल ट्रैक के अंदर जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाता है, तो ये पर्सन क्या कर रहा है? पैसिव स्मोकिंग। ये तो सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है, पैसे इसने दिए, सिगरेट स्मोकिंग ये कर रहा है, लेकिन ये जो धुआं छोड़ रहा है, जो वेपर छोड़ रहा है, और ये इस एनवायरनमेंट से होता हुआ यदि सेकंड पर्सन के नेजल में जाता है तो उसको हम कहेंगे पैसिव स्मोकिंग। एक्टिव स्मोकिंग एंड पैसिव स्मोकिंग, पैसे आप देते हो, सिगरेट स्मोकिंग आप करते हो तो एक्टिव स्मोकिंग, लेकिन पास में कोई मेरे जैसा खड़ा हो और उसके नाक में यदि धुआं चला जाए तो वो पैसिव स्मोकिंग, राइट। थर्ड पॉइंट ये प्रायर हिस्ट्री ऑफ लंग कैंसर। पहले का यदि लंग कैंसर की कोई हिस्ट्री होगी प्रीवियसली तो अभी उसको फिर लंग कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं, ये भी इसके अंदर रिस्क फैक्टर में इटियोलॉजी में काउंट होगा। इसके बाद फैमिलियर प्रेडिस्पोजिशन, ठीक है, यदि पेरेंट्स के अंदर कैंसर के चांस हैं तो वो डॉटर या सन के अंदर भी हो सकते हैं, क्योंकि ये कभी कभी जीन पे डिपेंड, कैंसर तो एक्चुअली जीन बेस्ड ही है, राइट, लेकिन कुछ ऐसे रहते हैं जैसे कि कुछ ऐसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एप्स्टेन बार वायरस, इस तरह के वायरस के लिए फाइट करने के लिए हमारे जो अंदर जो इम्यूनिटी रहती है वो डिपेंड करती है जेनेटिक प्रोफाइल पे, और जेनेटिक प्रोफाइल यदि अच्छी है तो हम फाइट कर सकते हैं, और पेरेंट्स जैसी है डिजीज है तो वो फाइट नहीं कर सकते और कैंसर डेवलप हो सकता है। इसके बाद है लंग्स डिजीज़, राइट। पहले की कोई लंग डिजीज़ है तो लंग डिजीज़ लंबे समय तक इन्फेक्शन, लंग्स डिजीज़ लंबे समय तक इन्फेक्शन यदि बना रहेगा तो यहाँ पे कुछ वायरस के नाम जैसे मैंने अभी बताया, वही वायरस क्या कर सकते हैं? कैंसर कॉज कर सकते हैं, जीन को म्यूटेट कर सकते हैं यदि उनसे इन्फेक्शन हो जाता है तो। इसके बाद एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, आप स्मोकिंग नहीं करते, आपके साथ वाले भी स्मोकिंग नहीं करते, लेकिन आप जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वहाँ के मालिक स्मोकिंग कर रहे हैं, राइट, वहाँ के जो सीनियर अफसर है वो स्मोकिंग कर रहे हैं और आपको उसी एनवायरनमेंट में रहना है, तो ये एयर पोल्यूशन भी आपको। और दूसरा बहुत सारे एजेंट्स जैसे ऐसे रहते हैं जो मेटल बेस्ड एजेंट रहते हैं या रेडिएशन रिलेटेड एनवायरनमेंट में आप यदि रहोगे तो कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से ये सारे एस्बेस्टोस, फाइबर्स और ये सारी चीज़ें क्या हैं? इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है जो, और जो भी एजेंट कैंसर कॉज करने के लिए जिम्मेदार हैं उन एजेंट को हम कार्सिनोजेनिक एजेंट कहते हैं, राइट, क्योंकि वो कैंसर को जन्म देते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर, कैंसर का क्लासिफिकेशन, राइट। तो क्लासिफिकेशन या टाइप किस तरह से होते हैं? वस्तुतः हम यदि देखें तो कैंसर के कई टाइप रहते हैं और कई तरह से क्लासीफाई ये किया जा सकता है, कहीं आधार पे क्लासीफाई किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे एक जो मेन आधार हम लेंगे वो लेंगे किस सेल के अंदर हुआ और कौन सी टाइप की सेल के अंदर हुआ है। तो लंग्स के अंदर दो तरह की सेल रहती हैं, स्मॉल सेल रहती हैं और दूसरी रहती है नॉन
स्मॉल सेल, राइट। लंग के अंदर दो तरह की सेल्स रहती हैं, स्मॉल सेल एंड नॉन स्मॉल सेल। यदि स्मॉल सेल के अंदर कैंसर है तो स्मॉल सेल लंग कैंसर इसको हम कहते हैं, SCLC कहते हैं, राइट। और यदि नॉन स्मॉल सेल के अंदर कैंसर डेवलप होता है तो इस तरह के टाइप को हम NSCLC कहते हैं, नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, राइट। नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, स्मॉल सेल लंग कैंसर। ओके, तो ये चीज़ें क्या हो गई, टाइप हो गया। अब यदि हम यहाँ पे बात करें तो 20% चांसेस रहते हैं इसके कि ये हो जाए, ओके। लेकिन 80% जो टाइप रहता है कैंसर का वो इसी तरह का रहता है। मतलब कि 80% हम यदि लंग कैंसर के 100 पेशेंट लें और उन 100 पेशेंट में देखा जाए तो 80 पेशेंट ऐसे मिलेंगे जिनको स्मॉल सेल टाइप का लंग कैंसर है, और 20 पेशेंट ऐसे मिल सकते हैं जो ठीक है, 80 में नॉन स्मॉल सेल टाइप के लंग पेशेंट मिलेंगे और 20 पेशेंट ऐसे मिलेंगे जिनको स्मॉल सेल टाइप का लंग कैंसर है, राइट। तो इस तरह से 2 टाइप के लंग कैंसर हैं। अब इसके लिए जो है बेसिकली जो है वो सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है, मेन इसका एक कॉज क्या रहता है, सिगरेट स्मोकिंग से ये एसोसिएटेड है, ओके। और ये क्या होता है, मेटास्टेसाइज्ड होता है, ओके, मेटास्टेसाइज होता है, इसके फैलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और ये मोर अग्रेसिव रहता है, मोस्ट अग्रेसिव, ठीक है। ये आपके पैराग्राफ में लिखा है, मोस्ट अग्रेसिव। अग्रेसिव मतलब जल्दी से जल्दी ये फैलने वाला, बिल्कुल गुस्से वाला, शनिदेव मंगल देव वाला, ठीक है, मंगल ग्रह है ये, एक तरह से बिल्कुल गुस्से से भरा हुआ है, कहीं भी फैल जाएगा, कभी भी फैल जाएगा। लेकिन इस तरह के कैंसर 20% मात्र लोगों में पाए जाते हैं। तो 20% जो है वो बैड लक रहते हैं और 80% थोड़ा उनका लक ठीक रहता है, इसलिए उनके अंदर जो कैंसर रहता है वो लेस अग्रेसिव रहता है। इनके अंदर मोस्ट अग्रेसिव, इसके अंदर लीस्ट अग्रेसिव, राइट, लेस अग्रेसिव, कम अग्रेसिव रहते हैं ये वाले। तो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरा मैं इसमें ये बताऊं कि ये जो है स्मॉल सेल कैंसर, राइट, स्मॉल सेल कैंसर जो है वो मेटास्टेसाइज होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह फैल सकते हैं, ये इनके अंदर क्वालिटी होती है। आपको दिख नहीं रहा है, राइट, मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ और इसको थोड़ा दिखे ऐसा कर देते हैं, थोड़ा सा होल्ड करना है आप। यस, तो फर्स्ट टाइप के मैंने स्मॉल सेल के अंदर होने वाले कैंसर, स्मॉल सेल लंग कैंसर, जो कि 20% लोगों में पाए जाते हैं और ज़्यादा सीवियर होते हैं, मोर अग्रेसिव, ज़्यादा फैलने वाले, और सिगरेट स्मोकिंग इसका बेसिक कॉज रहता है। और नॉन स्मॉल सेल कैंसरस के मैं थोड़ी तारीफ करना चाहूँगा, उसके बारे में भी कहना चाहूँगा। तो इस तरह के जो कैंसर्स हैं, ठीक है, इन तरह के जो कैंसर्स हैं वो स्मोकिंग वगैरह से तो होते हैं, ये भी इसमें कॉमन पॉइंट है, स्मोकिंग वगैरह से तो होते ही हैं, लेकिन ये कैंसर जो है वो पेरिफेरल एरिया ऑफ द लंग्स के अंदर पाए जाते हैं, राइट। मतलब कि ये एडिनोकार्सिनोमा आउटर एरिया के अंदर, पेरिफेरल लंग्स, जैसे कि ये लंग्स है तो सेंट्रल एरिया में नहीं, पेरिफेरल एरिया के अंदर ये ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये एक इनका क्या होगी, विशेषता होगी कि इट अफेक्ट द आउटर और पेरिफेरल या परिधि की तरफ, पेरिफेरल एरिया इसके अंदर अफेक्ट होता है, जो कि मैंने अंडरलाइन कर रखा है, राइट। इसके बाद जो कैंसर रहते हैं इसका सब टाइप एक एडिनोकार्सिनोमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये लंग्स के अलग अलग साइट्स के अंदर ये डेवलप हो सकता है और एल्वियोलाई वाल के अंदर भी डेवलप हो सकता है। तो पहला मैंने क्या बताया कि ये सब टाइप जो है, इसका सब टाइप, इसका एक टाइप रहता है और उसको अपन एडिनोकार्सिनोमा कहते हैं, एडिनोकार्सिनोमा। कोई भी सिक्रेटरी सेल रहती है, ठीक है, सिक्रेटरी सेल के लिए हम एडिनो वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि ग्लैंड्स वगैरह हैं उनके अंदर सिक्रेटरी सेल्स रहती है, तो वहाँ पे हम एडिनो वर्ड यूज़ करते हैं, और उनके अंदर होने वाला कैंसर यदि है तो एडिनोकार्सिनोमा जाना जाता है। तो एडिनोकार्सिनोमा किसका सब टाइप है, नॉन स्मॉल सेल कैंसर का टाइप है, राइट। और स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है, ये मोर कॉमन रहता है, कॉमन ज़्यादा रहता है, ये 80% लोगों में पाया जाता है, ओके। और सेंट्रल चेस्ट एरिया इन ब्रोंकाई के अंदर भी ये पाया जाता है, सेंट्रल चेस्ट एरिया ब्रोंकाई
ब्रोंकियोल्स ब्रोंकाई के अंदर ये पाया जाता है, सेंट्रल चेस्ट एरिया। तो मैं आपको जो नोट्स दूंगा उसमें सारी चीज़ें यही आपको मिलेंगी और यही पॉइंट आपको लिखने हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर। टाइप के बारे में बताएं तो 2 टाइप डिवाइड कर देना है, स्मॉल सेल नॉन स्मॉल सेल। स्मॉल सेल 20%, नॉन स्मॉल सेल 80%। स्मॉल सेल स्मोकिंग और ये मोर अग्रेसिव हो रहता है, और नॉन स्मॉल सेल 80% के अंदर होता है, जो कि सिगरेट स्मोकिंग से तो होता ही है, लेकिन ये पेरिफेरल एरिया के अंदर पाया जाता है और आउटर एरिया के अंदर पाया जाता है। ये क्लासिफिकेशन आपको बताना है, जो कि मैंने अंडरलाइन करके आपको नोट्स में दिया है। जितना मैंने रेड कलर से अंडरलाइनिंग किया है उसी को देख के आपको अपने बुक के अंदर नोट्स लिखने हैं और उसी को याद करना है, उसी को समझना है। और वीडियो में भी मैं उसी का मीनिंग बता रहा हूँ और वही सिंपल है। बाकी सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, उनको यदि आप इच्छा से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, अदरवाइज आपको यदि कोई प्रॉब्लम लगती है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे, स्टेजेस ऑफ कैंसर। व्हाट आर द स्टेजेस क्या क्या होती है? तो स्टेजेस की बात करें तो यहाँ पे स्टेज जो है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ 4 तरह की स्टेज पाई जाती है। और स्टेज डिपेंड करता है कि कैंसर कितना फैला हुआ है। यदि कैंसर जो है कन्फाइंड टू लंग्स, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ की बात करें, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ 4 स्टेज रहती है। तो फर्स्ट स्टेज में वो कैंसर होते हैं जो ओनली कन्फाइंड टू लंग्स, ठीक है, ओनली कन्फाइंड टू लंग्स, मतलब कि सिर्फ वो लंग्स तक ही सीमित है, लंग्स से आगे नहीं बढ़े हैं। ओके, और ये अदर कोई टिश्यू को इन्वेजिव इन्होंने नहीं किया है। ओके, इन्होंने किसी टिश्यू को इन्वेड नहीं किया है, उनके अंदर स्प्रेड नहीं हुए हैं और ये लंग को ही डिस्टर्ब कर रहे हैं, राइट। तो इस तरह के जो रहते हैं वो फर्स्ट स्टेज के कैंसर रहते हैं। और दूसरे टाइप के जो रहते हैं वो चेस्ट को रहते हैं, चेस्ट तक रहते हैं, चेस्ट कैविटी तक रहते हैं। तो सेकेंड और थर्ड, ठीक है, सेकेंड, ये दोनों सेकेंड और थर्ड जो दो रहते हैं, ठीक है, ये ओनली लंग्स तक, इस लंग के अंदर है तो लंग्स तक ओनली। और ये दोनों रहते हैं वो लंग्स तक तो रहते हैं, ठीक है, और चेस्ट तक भी ये क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, लेकिन एब्डोमन में या नेक में या क्रेनियम कैविटी में अभी स्प्रेड नहीं हुए हैं, ठीक है। तो ये चेस्ट कैविटी में, ठीक है, दीज आर ओनली कन्फाइंड टू द लंग्स एंड दीज आर ओनली कन्फाइंड टू द चेस्ट, ये ओनली कन्फाइंड टू द चेस्ट। हाँ, दोनों, लेकिन दोनों इसी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये रहता है, ये लेस अग्रेसिव रहते हैं, लेस अग्रेसिव, ठीक है, और ये थोड़ा सा मोर अग्रेसिव या ज़्यादा स्प्रेड हुआ रहता है, ज़्यादा लिम्फ नोड को अफेक्टेड किया हुआ है। ये दोनों के बीच में ये डिफरेंस है, लेकिन दोनों लिमिटेड रहते हैं चेस्ट तक, राइट। आगे बढ़ेंगे, फोर्थ जो रहते हैं स्प्रेड फ्रॉम चेस्ट टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, ये चेस्ट, राइट, चेस्ट प्लस एब्डोमन, ये लंग्स हो गए, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी हैं, चेस्ट में भी हैं, ये एब्डोमन के अंदर भी क्या हो गए, चले गए। तो चेस्ट प्लस अदर पार्ट ऑफ बॉडी, या तो एब्डोमन की तरफ फैल गए या नेक की तरफ फैल गए, ठीक है। तो ये दो क्या है, इस तरह से यदि फैलता है, दोनों को अफेक्ट करता है, तो वो फोर्थ स्टेज का। फर्स्ट सिर्फ लंग्स तक सीमित रहते हैं, सेकेंड और थर्ड दोनों में अग्रेसिवनेस का डिफरेंस रहता है, बाकी थर्ड और फोर्थ दोनों चेस्ट तक, लंग से बाहर निकलकर चेस्ट तक स्प्रेड होते हैं। और फोर्थ स्टेज के जो है वो अदर पार्ट ऑफ द बॉडी को भी ये टच कर सकते हैं, अफेक्टेड कर सकते हैं। एब्डोमिनल, इंटेस्टाइन, डायफ्राम, लीवर, स्प्लीन, इनको भी, स्टमक, इनको भी ये अफेक्ट कर सकते हैं, फोर्थ ग्रेड के कैंसर। अब ये तो हो गया स्टेजेस ऑफ द कैंसर। अब आगे बढ़ते हैं, ये जो मैंने 4 स्टेजेस बताई थी, वो 4 स्टेजेस बताई थी मैंने नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर की 4 स्टेजेस मैंने बताई थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ, ये नॉन स्मॉल सेल की बताई थी। अब स्मॉल सेल लंग कैंसर, इसकी कैसी स्टेजेस रहती है? तो इसकी 2 स्टेज रहती है, लिमिटेड स्टेज एंड एक्सटेंसिव स्टेज।
क्या कहेंगे, लिमिटेड स्टेज एंड एक्सटेंसिव स्टेज, राइट। अब लिमिटेड स्टेज के अंदर क्या होता है कि ये सिर्फ चेस्ट, ओनली ओरिजिन टू चेस्ट, राइट, चेस्ट तक ही फैले हुए हैं। इसमें सिर्फ 2 स्टेजें रहती है, इसके अंदर 4 स्टेज रहती है। इसमें या तो ऐसे कैंसर रहते हैं जो चेस्ट तक फैले हुए हों, ठीक है, एटलीस्ट ये जो स्मॉल सेल कैंसर है एटलीस्ट चेस्ट तक तो फैलता ही है, तो ये चेस्ट तक फैले हुए हैं, राइट। और यदि ये चेस्ट से भी बाहर, ठीक है, अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, चेस्ट प्लस एब्डोमन, ठीक है, चेस्ट प्लस एब्डोमन, दोनों में एग्जाम्पल के लिए डायग्राम बना रहा हूँ, ये ऊपर नेक को भी प्लस कर सकता है, तो चेस्ट प्लस एब्डोमन दोनों को फैलते हैं तो एक्सटेंसिव टाइप के होते हैं। तो लिमिटेड स्टेज एंड एक्सटेंसिव स्टेज, लिमिटेड स्टेज, एक्सटेंसिव स्टेज, ये नोट्स आपको आपकी कॉपी में लिखने हैं। आगे बढ़ेंगे, साइन एंड सिम्टम ऑफ लंग कैंसर, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ लंग कैंसर, लंग कैंसर के क्लिनिकल फीचर्स, राइट। और क्लिनिकल फीचर्स के लिए सिम्टम्स जो है वो रिलेटेड सिम्टम्स ही रहते हैं, जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, मैंने वो कर रखा है, अंडरलाइनिंग कर रखी है, तो आपको ये चीज़ें देखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, चेस्ट पेन हो सकता है, चेस्ट के अंदर कैंसर है तो चेस्ट पेन होगा ही होगा, राइट। और इरिटेशन के कारण से कफिंग हो सकता है, ओके। और क्योंकि कैंसर है तो इंजरी बनती है वहाँ पे, ठीक है, वुंड बनता है, और वुंड के कारण से ब्लड वेसल्स वगैरह रप्चर होती है, और वॉमिटिंग के साथ या स्पुटम के साथ क्या आएगा, ब्लड आएगा, तो हीमोप्टाइसिस, ब्लड विथ स्पुटम, तो हीमोप्टाइसिस, राइट, ब्लड विथ स्पुटम, तो इसको हम क्या कहेंगे, हीमोप्टाइसिस। और यदि ब्लड विथ वॉमिटिंग के साथ यदि ब्लड आए तो हीमेटोमेसिस, राइट, ये इस तरह से इनके नाम रहते हैं। तो ये स्टार्टिंग के बिगिनिंग फीचर इसके साइन एंड सिम्टम है। जैसे जैसे मेटास्टेसिस होता है, ठीक है, ये तो ट्यूमर लाइक कैंसर के अंदर, ट्यूमर जैसे के अंदर ये या फर्स्ट या सेकंड ग्रेड के अंदर साइन एंड सिम्टम ये मिलते हैं। सेकंड, मेटास्टेसिस जब होता है, मेटास्टेसिस मीन्स जब ट्यूमर फैलता है, जब वो 3rd और 4th ग्रेड में जब ट्यूमर जाता है, कैंसर बनता है, तो उस समय सिम्टम्स कुछ और बढ़ जाएंगे, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, जैसे कि ब्लड विजन दिखना बंद हो जाएगा, धीरे धीरे दिखना धुंधला हो जाएगा, ब्लड विजन, राइट। और हो जाएगा हेडेक, ठीक है, हेडेक जैसे सिम्टम रहेंगे, सीजर रहेगा, राइट, हेडेक हो जाएगा, सीजर हो जाएगा, और सिम्टम ऑफ स्ट्रोक एंड वीकनेस, लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ द बॉडी पार्ट, ठीक है, स्ट्रोक, राइट, लॉस ऑफ सेंसेशन, तो इस तरह के सिम्टम्स, ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स मिलेंगे, क्योंकि ट्यूमर कहाँ स्प्रेड हो रहा है, लिम्फ नोड में स्प्रेड हो रहा है, और ये ब्रेन की तरफ भी और नर्व को भी ये धीरे धीरे अफेक्ट कर रहा है, और ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स को भी साथ में प्लस कर रहा है, राइट। तो स्टार्टिंग के अंदर नहीं फैलने से इतना ट्यूमर होता है, ट्यूमर के नहीं फैलने से इतने साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, और फैल जाता है, मेटास्टेसिस हो जाता है, तो ये सिम्टम्स और देखने को मिलते हैं, राइट। और नॉन स्पेसिफिक सिम्टम, कभी कभी ऐसा होता है कि डिपेंड करता है कि पेशेंट की बॉडी पे और उसके टॉलरेंस की कैपेसिटी पे, तो कुछ सिम्टम और एक्स्ट्रा देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि वेट लॉस, राइट, वेट लॉस, पेशेंट का वेट लॉस हो सकता है कैंसर की वजह से, ओके। और क्योंकि मेटाबॉलिज्म रिलेटेड प्रॉब्लम होने के कारण से वेट लॉस हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे 1 घंटा, वीकनेस और फटीग, वीकनेस, ये सब कॉमन फीचर इसके अंदर देखने को मिलेंगे, राइट। तो और कुछ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं, मूड चेंजेस, राइट, मूड चेंजेस हो सकता है, पर्सन का मूड चेंज हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकता है, ठीक है। तो ये कैंसर वाले पेशेंट के अंदर ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, लंग कैंसर के अंदर। इस तरह से आपको क्लिनिकल फीचर्स को डिवाइड करना है, ठीक है। नॉन मेटास्टेटिक कैंसर में क्या क्या साइन एंड सिम्टम रहते हैं, मेटास्टेटिक कैंसर में क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं, और कुछ अलग से नॉन स्पेसिफिक सिम्टम क्या है, तीनों के नोट्स मैंने आपको दिए हैं। आगे बढ़ेंगे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में ये समझना है डायग्नोसिस किस तरह से हम करेंगे। तो फर्स्ट, मेडिकल
हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, दो चीज़ें हम करते ही हैं, राइट। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम उसको पेशेंट को कैंसर रिलेटेड जो भी सिम्टम्स प्रेजेंट है, चेस्ट पेन वगैरह प्रेजेंट तो नहीं है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग और ड्राउजीनेस, मेंटल चेंजेस, मूड चेंजेस, ब्लड विजन, हेडेक, ठीक है, हिमेप्टाइसिस, ब्लड के साथ वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें हम फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर देखते हैं। और मेडिकल हिस्ट्री के अंदर हम ये देखते हैं कि पेशेंट कहीं पॉल्यूटेंट एरिया में से तो नहीं आ रहा है, कार्सिनोजेनिक एजेंट जैसे एनवायरनमेंट में से तो नहीं आ रहा है, ऐसी फैक्ट्री में तो काम नहीं करता हो जहाँ पे कार्सिनोजेनिक एजेंट रहते हों, रेडिएशन के बीच में काम तो नहीं कर रहा है, या पेशेंट को पहले की कोई कीमोथेरेपी या पहले का कोई लंग कैंसर तो नहीं था, या पेशेंट स्मोकिंग तो नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमको मेडिकल हिस्ट्री में पूछनी है। तत्पश्चात हमको दूसरे पॉइंट पे हमको क्या करना है, चेस्ट एक्सरे, राइट। और चेस्ट एक्सरे से हमको क्या मिलेगा कि उसके ट्यूमर फॉर्मेशन रिलेटेड हमको स्टडी मिलेगी कि ट्यूमर है, मेटास्टेसिस है, लिम्फ नोड अफेक्टेड हुए हैं नहीं हुए हैं, ये हमको इमेजिनेशन में दिख जाएगा। और इसके बाद सीटी स्कैन, यदि डिटेल हमको देखना है तो सीटी स्कैन, ज़्यादा डिटेल देखना है तो एमआरआई, राइट। इस तरह से ये इमेजिंग टेस्ट हो जाते हैं। इसके बाद एक टेस्ट रहता है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, तो ये भी एक तरह से इमेजिंग टेस्ट ही है, राइट। लेकिन इसको ये एक नई टेक्नोलॉजी है, और ये जितने भी डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी हैं इसका हम अलग से वीडियो देख सकते हैं। इसके वीडियो इमेजेस आपको नेट पे अवेलेबल मिल जाएंगे, बस आपको थोड़ा समय निकालना पड़ेगा, और आपको जिस लैंग्वेज में चाहिए इसका डिस्क्रिप्शन आपको अपनी मर्जी की लैंग्वेज में मिल जाएगा, आप इसको एनिमेटेड वीडियो के द्वारा भी समझ सकते हो। इसके बाद है बोन स्कैन, आगे बढ़ेंगे, बोन स्कैन बोन स्कैन की जाएगी, ठीक है। ये भी एक्सरे बेस पर ही ये टेक्नोलॉजी काम करती है, बोन स्कैन। 5th नंबर पे हम देखेंगे स्पुटम साइटोलॉजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है स्पुटम साइटोलॉजी। रेस्पिरेटरी रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उसमें स्पुटम चेक तो किया ही जाता है। स्पुटम साइटोलॉजी का मतलब ये है कि पर्टिकुलर सेल का स्टडी करना, और सेल की स्टडी इसलिए की जाती है इसमें कि ट्यूमर है या नहीं, और ट्यूमर किस तरह की सेल का है, स्मॉल सेल वाला ट्यूमर है या नॉन स्मॉल सेल वाला ट्यूमर है, वो हमको स्पुटम्स के अंदर कैंसर सेल यदि प्रेजेंट है तो हमको इसका अध्ययन, हमको इसका क्या डिटर्मिनेशन हम कर सकते हैं, इसकी प्रेजेंस को चेक कर सकते हैं स्पुटम साइटोलॉजी के द्वारा, राइट। और आगे बढ़ेंगे ब्रोंकोस्कोपी, राइट। ब्रोंकोस्कोपी भी एक तरह से ब्रोंकोस्कोपी हम बार बार बोलते रहते हैं। ब्रोंकोस्कोपी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहती है, थिन ट्यूब रहती है, फ्लेक्सिबल ट्यूब रहती है, और इसके अंदर कैमरा वगैरह ये चीज़ें रहती हैं, तो उससे हम मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है कि ब्रोंकियाई कैसे है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, कहीं पेप्यूल तो नहीं बना है, कहीं पे नोड्यूल गांठ वगैरह तो नहीं बनी है, कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आ रहा है, प्रोलिफरेशन तो नहीं हो रहा है, या इंटरनल लाइनिंग का प्रोजेक्शन तो नहीं हो रहा है, ठीक है, पेन तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हम ब्रोंकोस्कोपी के अंदर देख सकते हैं, अल्सरेशन वगैरह सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। इसके बाद है निडल बायोप्सी। निडल बायोप्सी का मतलब ये है कि निडल के द्वारा रेस्पिरेटरी टिश्यू को एस्पिरेट किया जाता है, ठीक है, उसको चेस्ट के अंदर निडल इंसर्ट की जाती है, और निडल के द्वारा लंग्स के टिश्यू या एपिथेलियल टिश्यू या वहाँ का फ्लूइड या प्लूरल फ्लूइड, इन फ्लूइड को क्या किया जाता है, बाहर रिमूव किया जाता है, सैंपल के रूप में लिया जाता है, और उन फ्लूइड के अंदर कैंसर सेल्स को खोजा जाता है, तो उसमें भी हमें पता चलता है कि कैंसर है या नहीं है, तो किस टाइप का है। इसके बाद थोरासेंटेसिस मैंने आपको पहले बता ही दिया है, और ब्लड टेस्ट, ठीक है। ब्लड टेस्ट की भी, ब्लड टेस्ट के अंदर ESR और ESR देखा जाता है, ठीक है, क्योंकि बॉडी के अंदर एबनॉर्मलिटी है तो ESR बढ़ जाएगा, ओके। तो ये सारी चीज़ें, यदि इन्फेक्शन वगैरह है तो WBC बढ़ जाएगा, ये सारी चीज़ें ब्लड के अंदर देखी जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, राइट। और आगे बढ़ेंगे मैनेजमेंट, हाउ वी कैन मैनेज द कैंसर, कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, ओके। तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम पार्ट 2 में बात करेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट थोड़ा बड़ा है, और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा हम आराम से इसको समझें, ओके। तो ये पार्ट 1 हो गया। अब लंग कैंसर पार्ट 2 के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना होगा, ओके। ऑल द बेस्ट।